हेलो एवरीवन। सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया है उसका सेक्शन ए हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। अब हम सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स का। तो इसमें कह रहा है कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। सबसे पहले यह देखते हैं कि 81 है एचसीएफ, तो नंबर्स किस फॉर्म में हो सकता है। द नंबर्स में बी लिख देते हैं, द नंबर्स आर, नंबर्स कौन कौन से 81x एंड 81y। जब भी एचसीएफ है तो उसके साथ अलग अलग हम मानते हैं कि x और y दो ऐसे को प्राइम नंबर्स हैं जो कि किसी और से डिवाइड नहीं होता है, मतलब नंबर इटसेल्फ से और खुद से सिर्फ डिवाइड होता है। और इस तरीके से यह क्या हुआ, x और y का ये बन गया 81x और 81y दो नंबर्स हो गए। तो इन दोनों का सम कितना कह रहा है 1215। सॉल्व करते हैं 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215। सॉल्व करते हैं 81 कॉमन ले लिया तो x प्लस y इज इक्वल टू 1215। तो x प्लस y कितना हो गया यार 1215 अपॉन 81। इसको कैंसिल करते हैं ऊपर नीचे तो क्या होगा 9 से करते हैं 9 9 जा 81, तो 9 1 जा 9, 3 9 3 जा 27, 4 9 5 जा 45 और 9 से यह भी कैंसिल हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, 4 9 जा 45, कितना आ गया 15। अब इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई 15 कैसे बन सकता है पेयर्स में। तो देखिए 1 और 14, 2 13, 3 12, 4 11, 5 10, 6 9 7 8 और 8 7 और इसके बाद रिपीट होगा। तो पहले एक को तो ऐसे ही हटा देते हैं। अब देखते हैं कि को प्राइम वाला पेयर कौन सा है। को प्राइम मींस कि सेम नंबर से, किसी भी सेम नंबर से 2 से 3 से 1 से 1 नहीं सॉरी मतलब 2 3 5 9 किसी से भी दोनों डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो है किसी से भी दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 के अलावा इसमें भी किसी से भी दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो इसको पहले हटा देते हैं, यह नहीं होगा, यह नहीं चलेगा। 4 11 चल जाएगा, 5 10 यह भी नहीं चलेगा क्योंकि 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है और इसमें भी 3 से दोनों हो रहा है। 6 9 यह भी नहीं चलेगा क्योंकि 3 से हो रहा है दोनों। 7 8 ये चल जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 4 पेयर्स ऐसे बनते हैं जिससे कि 15 होता है सम, यानी कि इसमें पुट कर करके 4 अलग अलग पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहां पे 4 इसका आंसर होगा। ऑलराइट, तो यह कितना बन गया डिफरेंट पेयर्स कौन कौन से हो गए 1 14, 2 13, 4 11 और 7 8। ऑलराइट, अब इसका देखते हैं हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं इसका। देखिए 22 में कह रहा है कि गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशंस बाय लाइंस ए बी एंड सी डी। एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये दो लाइंस हैं रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यह समझिए x, यह दो लाइन तो ठीक है, x इज इक्वल टू 0 का कौन सा लाइन, हमेशा y एक्सिस। इस बात को समझ लीजिए, x इज इक्वल टू 0 का लाइन कौन सा y एक्सिस और y इज इक्वल टू 0 का कौन सा लाइन x एक्सिस। तो यानी कि कह रहा है कि इन दोनों लाइंस के साथ x एक्सिस जो बना रहा है इसके बीच का यह एरिया कितना, यह वाला ट्राइंगल का एरिया। तो सबसे पहले इसका बेस देखते हैं, यहां a से लेके d तक कितना बेस काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो इसका एरिया कितना हो गया, एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल का क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना 6, इसको बेस मान लेते हैं। और हाइट कौन सा होगा, ये देखिए हाइट होगा यहां से लेके ये वाला लाइन। तो हाइट यहां से यहां तक कितना है, ये देखिए 2, 0 से 2, तो यानी कि 2 है यह। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका सॉल्व कर दिया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, तो यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। ऑलराइट, और इसी में अगर बोलता y इज इक्वल टू 0 फिर इस ट्राइंगल का निकालते, फिर क्या करते इस ट्राइंगल का निकालते। तो इस ट्राइंगल में बेस कितना होता है यहां से लेके यहां तक, तो 1 से लेके 4 तक 3 होता बेस और हाइट कितना होता ये कितना है, यह भी 2 ही है, ये देखिए 2 है, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, तो ये हमारा सॉल्व हो जाता। ऑलराइट, 22 हो गया। अब 23 देखते हैं। 23 में क्या कह रहा है, इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2
देन tan टू द पावर 20 अल्फा प्लस cot टू द पावर 20 अल्फा इज इक्वल टू कितना। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब कि tan अल्फा भी नॉर्मली 1 रहा होगा और cot अल्फा भी 1 रहा, क्योंकि एंगल देखिए सेम है, दोनों का वैल्यू बराबर होना है। तो किसके लिए tan अल्फा और cot अल्फा, मतलब अल्फा अल्फा बराबर हो तब भी tan अल्फा cot अल्फा दोनों मिला के 2 होगा। तो अल्फा हमने रट रखा है, कितना होना चाहिए 45। तो कितना होगा यह, देखिए अगर अल्फा का वैल्यू 45 होगा तो कितना होगा यह tan 45 प्लस cot 45, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव को करने का यही तरीका है। तो tan टू द पावर 20 अल्फा, अब इसको सॉल्व करने का देखिए, tan टू द पावर 20 अल्फा प्लस cot टू द पावर 20 अल्फा। इसका मतलब क्या, tan अल्फा का पावर 20, tan अल्फा का पावर 20 प्लस cot अल्फा का पावर 20। तो tan अल्फा कितना, tan अल्फा अभी हमने निकाला, tan अल्फा कितना था, tan अल्फा मतलब tan 45, अल्फा का वैल्यू तो निकल गया हमारा 45 डिग्री। तो 45 तो 1 का पावर 20 प्लस 1 का पावर 20, ये कितना होगा 1 प्लस 1, तो ये भी कितना होगा 2 ही होगा, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि इफ 217x प्लस दिस 131y इज इक्वल टू 913, या अब 24 करते हैं, एंड दिस प्लस दिस इक्वल टू 827, देन x प्लस y। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.7 में है। चलिए इसको देखते हैं। जब भी इस तरह का बड़ा बड़ा हो तो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। क्या है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, और यह कितना है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। यहां पे देखिए ध्यान से, x प्लस y पूछा है, अगर x प्लस y पूछा है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को, फिर सॉल्व होगा। और अगर x माइनस y पूछता तो दोनों को क्या करते, माइनस कर देते, तो हमारा सॉल्व होता है। अभी ऐड x प्लस y पूछ रहा है, दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 718 314 213 348x प्लस इधर को भी ऐड करें तो कितना होगा 348y इज इक्वल टू, इसको भी ऐड करें तो कितना होगा 7 3 10 1 213 14 और 9 8 17। तो 348 दोनों में से कॉमन ले लीजिए लेफ्ट साइड में, तो बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। तो x प्लस वाई कितना 1740 अपॉन 348। इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, कैंसिल करके ये 5 जा ही होगा, ये क्योंकि ऑप्शन में देख रहे हैं 5 6 7 8 है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 0, तो 5 जा ही होगा। चेक करके देख सकते हैं, 348 5 जा करके देख लेते हैं, 8 5 जा 44 5 4 जा 20 और 4 24 2 5 जा 15 और 2 17 1740 हो रहा है, तो यानी कि इतना 5 जा हो रहा है। यूनिट प्लेस से मैच करा के हमने देख लिया, तो x प्लस वाई हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अब देखते हैं 25 में क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। क्या हो गया यहां पे, दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 221। तो ऐसा ध्यान से देखेंगे तो दो ऐसे कौन से नंबर्स है जिसका कि एलसीएम 221 हो रहा है, प्रोडक्ट 221 हो रहा है, तो 221 का प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं किससे जाएगा। ऐसा 2 प्राइम नंबर चाहिए मुझे, तो किससे जाएगा, तो यहां पे 2 2 4 1 5, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से चेक करके देख सकते हैं। तो 7 से चेक करेंगे अगर, तो 7 3 जा 21 1 11 नहीं जा रहा है, तो 7 भी नहीं है। 7 के आगे क्या चेक करेंगे 11, 7 के आगे 8 9 10 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 11 से चेक करें, तो 11 से चेक करेंगे तो 11 2 जा 22 1 बच गया, तो 11 से भी नहीं जा रहा है। 12 नहीं, 13 से चेक करते हैं, 13 1 जा 13 और 9 13 7 जा, तो देखिए 13 और 17 आ गया मेरा, तो यानी कि यह क्या है 13 इंटू 17 इज इक्वल टू 221। तो इसका मतलब एक p का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब या तो 17 ले सकते हैं या 13 ले सकते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि माइनस करके पूछ रहा है तो p का वैल्यू हम बड़ा वाला लेते हैं, क्योंकि 3p माइनस q है, तो p मान लेते हैं कि कितना है 17 है और q मान लेते हैं कितना है 13 है। ये लॉजिक आप समझे,
क्योंकि p पहले दिया हुआ है और उसमें से माइनस करना है, तो बाद वाले को थोड़ा छोटा ही मानते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या निकालते हैं, 3p माइनस क्यू, 3 इंटू 17 माइनस 13, तो 17 3 जा 51 माइनस 13, ये कितना हो गया, 11 माइनस 3 8, 4 4 माइनस 1 3, 38 इसका आंसर होना चाहिए सी। देखिए यहां पे क्योंकि साफ बोला था, टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट ही होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको बोले, समझिए बात को, अगर मान लीजिए आपको बोले कि भाई 2 और 3 इनका एलसीएम निकालो, तो क्या होता है एलसीएम, कुछ नहीं होता है, करते करते क्या आएगा, 6 ही आएगा, 2 इंटू 3। वैसे ही 3 का और मान लीजिए कि 7 का बोले तो क्या आएगा, 21 आएगा, तो प्रोडक्ट ही तो आता है। तो अगर प्राइम नंबर्स हो तो उनका एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट ही होता है। और मैंने इसको करके देख लिया तो फिर आ गया आंसर। ऑलराइट, 26 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना तो किंग ना ही क्वीन। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, किंग और क्वीन, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा टोटल किंग कितना, टोटल में किंग कितना, टोटल में किंग कितना, 4, मतलब उसका क्या बोलते हैं, हार्ट का एक, डायमंड का एक, स्पेड का एक, क्लब का एक, और क्वीन कितना, क्वीन भी 4, तो टोटल 4 4 8, ये आठों मुझे नहीं चाहिए, ये आठों मुझे नहीं चाहिए। कितने में से, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, टोटल कार्ड्स कितना है, 52 है, तो 8 नहीं चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया यहां पे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 52 माइनस 8 कितना हो गया, 12 माइनस 8 4, और यहां पे 4 44 हमारा 44 ऐसे नंबर्स हैं, 44 ऐसे कार्ड्स हैं जो कि ना तो किंग है ना ही क्वीन है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन इज इक्वल टू कितना, 44 अपॉन 52। सॉल्व कर देते हैं, 2 22 2 26 2 11 जा 2 13 जा, कितना आ गया, 11 अपॉन 13, यही हमारा आंसर हो गया, ए हो गया इसका आंसर इस 26 का। अब 27 देखते हैं, कहता है कि 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 फेयर डाइस है उनको एक साथ रोल किया गया, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो देखिए कितनी बार 5 आएगा, ये पहले देखिए, कम से कम एक बार 5, कितनी बार ऐसा चांस होगा। तो देखिए यहां पे अगर मैं लिखूं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा, इसी तरीके से 2 1 वाले में यहां पे आएगा 2 5, फिर 2 6, फिर इस तरीके से 3 1 वाले में 3 5, 4 1 वाले में 4 5, इस तरीके से 5 1 वाले में सारा ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और 6 1 वाले में कितना, 6 5 1। तो 5 वाला कितना हुआ, इधर से देखें तो 1 2 3 4 1 5, 5 तो एक्स्ट्रा हुआ, 5 तो बाकी सब में, और इसमें कितने, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 बार, 5 इस लाइन को छोड़ के, मतलब इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, और इसमें एक, तो 1 2 3 4 5, और यहां पे टोटल 6, तो 5 और 6 11 बार ऐसा होगा इसमें कि कम से कम 5 एक बार तो जरूर आएगा। और जैसे 5 5 है इसमें 2 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 11 बार 11 चांसेस ऐसा, टोटल कितने हैं 6 by 6 36, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 11 अपॉन 36, तो टोटल चांसेस क्या होता है 6 by 6 36, तो कितना आ गया हमारा 11 अपॉन 36, ये बी इसका आंसर हो गया। 28 देखते हैं, 28 कह रहा है कि इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा। यहां पे कह रहा है साफ कि इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिए पहले लिख लेते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ऑलराइट, अगर मैं इस 1 को
चेंज कर दूं, अगर मैं इस 1 को लिख दूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये तो साइन स्क्वायर अल्फा है ही, ऑलराइट, और इसको लिख दूं इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये कैसा रहेगा, ये लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, इसको लेफ्ट में लेके आते हैं, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये इधर आ गया तो माइनस, इसको बीच में लिख लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लगाएंगे इसमें, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर अल्फा को यहां पे लिख लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 बच गया, दैट इंप्लाइड, यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, तो 2 इंटू 1, 2 और 2 को अगर ब्रेक करूं तो 3 लाना है, 2 को मैं ब्रेक करके 2 1 जा 2, तो मैं इसको -3 को -2 -1 लिख सकता हूं, तो मैं लिख लेता हूं 2 साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस एक और -1 था, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और अलग से ये जो लास्ट में है उसको लिख लेता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बच गया साइन अल्फा, और इसमें क्या बच गया माइनस कॉस अल्फा, इसमें दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉस अल्फा, इसमें क्या बच गया साइन अल्फा, और इसमें क्या बच गया माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट में सेम है तो हमारा ठीक है, मतलब फैक्टराइज किया हमने मेरे टर्म में स्प्लिट, 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, और या तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके से क्या हो गया सेकेंड वाले से साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा आ गया, और इससे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कॉट अल्फा, तो मैं इस वाले से सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन और इससे एक से आएगा क्या और इससे आएगा क्या, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो 2 इज इक्वल टू क्या कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कितना कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा मेरा कितना आ गया 2 आ गया, एक तो ये आ गया। अब दूसरा है साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसको भी देख लेते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो इधर कितना है, इधर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है इनटू में, तो 1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और साइन अल्फा उधर लेके चले जाते हैं साइन अल्फा, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया कॉट अल्फा, तो हमारा दूसरा क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया 1 2 या फिर 2 1, तो ये देखिए इसमें 1 2 है तो 1 2 हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं इसमें यह 29 में क्या कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर दिस 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 एंड दिस, तो मतलब कि यह एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस अगर हमने लिया ऑर्डर में, जैसे कि मान लीजिए कि यह ए, यह बी, यह सी और यह डी, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 2 कोऑर्डिनेट, बी का दिया हुआ है 4y। यह क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ठीक से देख लीजिए, x6 और यहां पे 3 5, देन xy, x और y का वैल्यू बताना है, कुछ नहीं है बहुत सिंपल है, क्या कर दीजिए यहां से डायगोनल बना लीजिए, तो यहां पे क्या होता है यह ओरिजिन, यह जो पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 डायगोनल्स, यह क्या करता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो पहले O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, पहले O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से O का कोऑर्डिनेट अगर बात करूं, O का मान लेता हूं मैं PQ है, कितना है स्मॉल में PQ, तो एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो O अगर AC का मिड पॉइंट है तो O का P कोऑर्डिनेट कितना x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यानी कि 1 प्लस x अपॉन 2, ये पहला इक्वेशन। इसी का Q कितना 2 प्लस 6 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 4,
ये हमारा सेकंड, क्यू तो मेरा आ गया। अब इधर से बात करते हैं, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑल्सो किसका, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का भी मिड पॉइंट है ओ, तो क्या होगा पी, फिर से पी, पी ही है ओ, तो पी इज इक्वल टू क्या 4 + 3 होल अपॉन 2, 4 + 3 होल अपॉन 2 यानी कि 7/2। वैसे मेरा आंसर यहीं पे मिल गया है, अगर आप यहीं पे देखिए तो P का वैल्यू मिल गया है और Q का वैल्यू मिल गया है, लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, ये पूछ क्या रहा है, X का वैल्यू पूछ रहा था। अब इसको इक्वेट करेंगे तब मिलेगा मुझे, 3 हो गया। और Q इज इक्वल टू कितना, Q इज इक्वल टू, चूंकि BD वाला पोर्शन लिया है कि BD का मिड पॉइंट है या, तो y + 5 होल अपॉन 2, ये हमारा चौथा हो गया। तो P कितना था 1 + x/2 और 7/2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2 फ्रॉम 1 and 3। तो सॉल्व करते हैं, तो इधर 2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो 1 + x इज इक्वल टू 7/2 और यह 2 उधर चला गया तो 2 कट गया तो 7 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना 7 - 1 तो 6, x का वैल्यू 6 हो गया पहला वाला। देखिए यहीं से मिल रहा है, पहला वाला अगर x का वैल्यू 6 हुआ तो हमारा x और y पूछ रहा था, तो हमारा यही आंसर हो गया। लेकिन चलिए y भी निकाल लेते हैं, तो y कैसे निकलेगा, सेकंड और फोर्थ से, तो कितना है y + 5/2 इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व करेंगे तो y + 5 इज इक्वल टू 2 उधर गया तो 4 × 2 = 8, तो y इज इक्वल टू 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 6, 3 हमारा पॉइंट, और वैसे भी हमारा वही आंसर है। ओके, अब देखिए 30 में क्या कह रहा है, कहता है कि इन द गिवन फिगर एंगल ACB, एंगल ACB, यह जो पूरा एंगल है ACB इज इक्वल टू एंगल CDA, यह एंगल है CDA एंगल के इक्वल। ओके, और AC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, यहां पे लिखा ही हुआ है, AD 3 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। देन BD कितना होगा, तो BD के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चूंकि यह 2 एंगल दिया हुआ है तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को और इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर देख लेते हैं, है कि नहीं। तो इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, ADC, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा, ACB, ADC और ACB बड़ा वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए कौन सा है, एंगल D जो है वह एंगल ACB के इक्वल है, यह क्योंकि यह तो क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, और यह जो एंगल है यह एंगल A कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है। तो देयरफॉर क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो यानी कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। कैसे, एंगल से, एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो कौन कौन सा वो देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं, मान लीजिए AD, इस छोटे वाले ट्राइंगल का, तो AD क्या है, AD कॉमन वाला और इस एंगल के बीच का साइड, तो कॉमन वाला और इसके बराबर ये एंगल D के बराबर ये एंगल, तो इसके बीच का साइड AC, तो AD/AC इज इक्वल टू, इसका दूसरा लेते हैं AC, तो इसका AC जो है इस एंगल का अपोजिट साइड है, तो इस एंगल का अपोजिट साइड AB, और इसका दूसरा कौन सा है CD है कॉमन वाले के अपोजिट साइड, कॉमन वाला का अपोजिट साइड इसका BC। वैल्यू पुट करते हैं, तो AD का वैल्यू कितना 3/AC का वैल्यू कितना 8 इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना 8/AB का वैल्यू कितना नहीं पता बस। और ये हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें से किसी का वैल्यू नहीं पता है, तो इसको हटा दीजिए। बस इस दोनों से हमने काम कर लिया, इन दोनों से। तो कितना हो गया सॉल्व करके, क्रॉस कर लेते हैं, तो AB इधर आ गया, तो 3AB इज इक्वल टू 8 8 जा 64, तो AB इज इक्वल टू 64/3। AB मेरा मिल गया 64/3, और यह तो इतना 3 था ही, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 64/3 और -3। सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 63 - 3 3 जा 9 होल अपॉन 3 54/3। कितना आ गया इसका 54/3 3 जा 9, हाँ 54/3 54/3 है क्या 54/3 AB हमारा आया। ऑल राइट, ओके सॉरी, यहां पे 64 है ना, 63 क्यों लिख रहा हूं, यहां पे 64 है,
64/3 -3, तो 60 ये कितना हो गया 64 - 9 55/3, ये हो गया इसका आंसर, सी हो गया। ओके, यहां पे माइनस करने में गलती हो गई थी तो हमारा इस तरीके से इसका आंसर आ गया। 31 में देखते हैं क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब एक लाइन, एक ये दिया हुआ है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मान लीजिए कि 4 5 और बी का कितना दिया हुआ है -2 3। इसका कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या होगा इक्वेशन। तो मान लेते हैं कि यह एक जो है यह इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसके ऊपर कहीं पे एक पॉइंट है XY, इसके ऊपर कहीं पे एक पॉइंट क्या है XY, यह परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी होगा तो यह जो लाइन होगा यह मान लीजिए कि यह है D, AD उतना ही होगा BD, इतना हमेशा फिक्स होता है। और यही चीज होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी और इक्विलैटरल ट्राइंगल में भी, इतना याद रखिए। तो यानी कि AD का लेंथ जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका बेस का, तो यह लाइन और यह लाइन बराबर होगा। तो यानी AD = BD, कोई दिक्कत। तो AD कितना हमारा, AD हमारा होगा, फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो √(x - 4 x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना होगा √(x) और x - 2 तो x + 2 कितना हो गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यानी कि स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया तो कट गया। ये इसको अंदर वाला सॉल्व करते तो ये a - b का होल स्क्वायर कितना हो गया a² + b² - 2ab, तो 8x। इसको सॉल्व करेंगे तो a² + b² - 2ab 10y। और राइट साइड में सॉल्व करते हैं, इधर कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab, प्लस इधर भी सॉल्व कर दिए कितना हो जाएगा a² + b² - 2ab। सॉल्व कर दिया, दोनों तरफ x² कट गया, y² + y² कट गया। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, सबको लेफ्ट में लेकर आते हैं, सिंपल सा है। तो ये कितना हो गया 16, ये पहले लिख लिया आपने, -8x - 10y और 16 और 25 कितना हो गया 6 और 5 11 1 2 1 3 1 4 41। और इसको इधर से भी लेफ्ट में लाते हैं तो 4 9 13 13, तो -13 -4x और प्लस 6y, सॉरी y होना चाहिए यहाँ पे, तो प्लस 6y = 0। इसको सॉल्व करते हैं तो -4x और -8x तो -12x और -10y + 6y तो -4y। और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 41 - 13, तो 11 - 3 8 और ये 3 - 1 2 28 = 0। इधर से क्या कॉमन ले लेते हैं दोनों में से -4 कॉमन, इसमें क्या बच गया 3x, इसमें क्या बच गया प्लस में सिर्फ y और इसमें क्या बच गया -7 = 0। -4 इधर चला गया तो 0/-4, 0/-4 क्या हो गया 0 हो गया, 0/-4 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3x + y - 7 = 0। यही हमारा इक्वेशन बोलिए या रिलेशन बोलिए x और y में। तो चेक करते हैं 3x + y - 7 = 0, ये हमारा D इसका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है इस BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए इसको मैं R मान लूं तो यह भी कितना R है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ कॉट, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो साफ दिख रहा है कि यहां पे राइट एंगल है, तो cot y अपॉन cot x, cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। पहले cot y निकाल लेते हैं। cot y इज इक्वल टू, cot का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस y के लिए किस ट्राइंगल में ACB में, किस ट्राइंगल में ट्राइंगल ACB में, y तो है ACB का पार्ट, तो बेस अपॉन बेस कितना है AC अपॉन परपेंडिकुलर कितना पूरा ये BC को मैं कितना मान लिया हूं इसको R, तो R दोनों 2R हो गया टोटल, BC कितना हो गया 2R। और फिर cot x इज इक्वल टू, x किस ट्राइंगल में है ट्राइंगल ACD में,
तो इसमें भी फॉर्मूला तो वही होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा, AC है, और परपेंडिकुलर कितना है ये DC, तो R। अब निकालते हैं इसका cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री। cot y कितना है इसमें जी, ये निकला है हमारा AC अपॉन 2R अपॉन cot x कितना, AC अपॉन R। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रह गया और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो गया, तो R और R कट गया, AC कट गया, तो ये कितना बच गया 1/2। ओके, तो cot x मेरा ये cot y अपॉन cot x कितना हो गया, हाफ कौन सा है, B है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं 33 में कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/13 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places। 2 decimal place के बाद टर्मिनेट होना है। तो एक चीज पक्का है कि डिनोमिनेटर में टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर में 13 तो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या हो सकता है 2, 5 कुछ भी, मतलब 2 और 5 सिर्फ। तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद तो नीचे में मुझे 100 चाहिए ही चाहिए, और ऊपर में कितना चाहिए 13। क्यों 13 चाहिए, ताकि 13 से 13 कैंसिल हो सके। नीचे में 13 रहेगा तो टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, होगा कभी नहीं होगा। 13/100 हो गया हमारा आंसर। ओके, 33 हो गया। 34 का देखते हैं, कहता है कि साइड्स ए बी एंड बीई ये है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, या राइट एंगल ट्राइंगल है ABE, तो राइट एंगल है बी पे, ऑफ लेंथ 16, ये पूरा 16 दिया हुआ है, ये पूरा यहां से यहां तक 16 और ये पूरा 8। ओके, दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर FDGB, यह जो FDGB दिया हुआ है एक स्क्वायर, इसका साइड का लेंथ बताना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ABE, तो इसके अंदर इंस्क्राइब ये इसका साइड, ये मान लीजिए कि इसका साइड मान लेते हैं x है, तो यह भी x, यह भी x, यह भी x और यह भी x, तो यह x और यह पूरा 16, तो यह कितना है इतना, पहले ये सोच लेते हैं 16 - x, और यह x और यह पूरा 8, तो यह कितना 8 - x, 2 तो मिल गया। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AFD एंड ट्राइंगल ये कौन सा DGE सिमिलर होगा। क्यों होगा, देखिए ये एंगल तो कॉमन है, नहीं सॉरी कॉमन नहीं है इसमें, ये एंगल राइट एंगल और ये एंगल भी, ये भी राइट एंगल। क्यों राइट एंगल, क्योंकि यह स्क्वायर है तो इसके सारे एंगल से 90 होते हैं, तो ये 90 तो मतलब ये 90 तो ये भी 90, तो यानी कि एंगल AFD इज इक्वल टू एंगल DGE। क्यों, ईच 90 डिग्री। मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूं, आप शॉर्ट में एग्जाम में कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा एंगल, ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल DEG। वाई, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ गए। ये पैरेलल है, मान लीजिए कि यह 2 लाइंस पैरेलल होता है और यह ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल और दिस एंगल तो क्या होगा, इक्वल होगा। वही यहां पे हो रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। अब क्या करते हैं कि देयरफॉर क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल AFD इज सिमिलर टू ट्राइंगल AFD सिमिलर टू ट्राइंगल DGE। कैसे, बाय एंगल सिमिलरिटी। तो एक बार सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इधर का साइड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो ये पता है और ना ही ये पता है, तो इसको नहीं लेते हैं, सिर्फ 2 साइड का रेशियो लिख लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो क्या लिखेंगे, AF अपॉन DG इज इक्वल टू FD अपॉन GE, ये अपॉन ये इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इतना। तो AF का वैल्यू कितना 16 - x और DG का वैल्यू कितना x। उसी तरीके से FD का वैल्यू कितना x अपॉन GE का वैल्यू कितना 8 - x। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने आप x का वैल्यू आ जाएगा, और x ही हमारा क्या है, साइड है इसका। तो ये हो गया लेफ्ट साइड में 16 - x इंटू 8 - x इज इक्वल टू, ये x उधर चला गया तो x²। सॉल्व करते हैं, 16 8 जा 8 6 जा 48, 4 8 1 जा 8 और 4 12, 128 - 16x और ये
8x और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये कितना लेफ्ट साइड में कितना बच गया, -16x और -8x, तो -24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले से राइट में है, इधर से एक्स स्क्वायर को भी लेके गए और 128 को भी लेके जाइए, तो ये दोनों तो कट गया, तो यानी कि x इज इक्वल टू -128 अपॉन -24, ये कट गया, कैंसिल करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 से 12 और 2 से 64 और यहाँ पे 4 से कट जाएगा, ये 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16/3 कितना हो गया आंसर 16/3, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। ओके, अब देखते हैं आगे 35। इसमें कह रहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो k:1, मतलब यह एक लाइन सेगमेंट है r-1 3 और दूसरा है हमारा S9 8, इसको एक पॉइंट है P जिसका कि कोऑर्डिनेट हम मानते हैं XY, क्योंकि यह इक्वेशन XY दिया हुआ है, यह इसको किस रेशियो में बांटता है k:1 के रेशियो में। इफ P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट लाइन दिस, मतलब यह एक इक्वेशन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ k, तो बहुत सिंपल है, इससे पहले यहां से x और y निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, तो पहले x निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से x क्या होगा k इंटू 9, तो 9k प्लस 1 इंटू -1, तो -1 अपॉन k प्लस 1, इसको सॉल्व कर दिया तो कितना हो गया 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा फिर y कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला, नहीं जानते हैं तो प्लीज कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर देखिए, k इंटू 8, तो 8k प्लस 1 इंटू 3, तो 3 अपॉन k प्लस 1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और हमारा मेन जो है इक्वेशन जिसमें पुट करना है वो कौन सा है, जिसके ऊपर लाई करता है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना है 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस y का वैल्यू कितना 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा k प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं 1, तो ये हो गया 9k माइनस 1 माइनस k प्लस 1 से 1, लेकिन माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक बार लिख लेते हैं 8k प्लस 3 और प्लस 2 से भी अभी जब लिख ही रहे हैं तो थोड़ा लिख ही देते हैं, वैसे आप समझ जाना चाहिए आपको, शॉर्टकट कैसे करेंगे, 9k माइनस 1 और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2 से करते हैं तो प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 उधर गया तो k प्लस 1 इंटू 0 0, सॉल्व करते हैं 9k माइनस 8k k प्लस 2k 3k, ये 9k माइनस 8k k प्लस 2k 3k और ये -1 -3 -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइड 3k इज इक्वल टू 2 और देयरफॉर k इज इक्वल टू 2/3, तो k का वैल्यू मेरा आ गया 2/3, 35 भी हो गया। ऑलराइट, अब देखते हैं 36, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, अगर ऑप्शन में आ जाए एग्जाम में ऐसा आ जाए तो कोशिश कीजिएगा इसको छोड़ के दूसरा ही करने का, क्योंकि लंबा थोड़ा हो जाता है, कोई नहीं। कह रहा है कि शेडेड पोर्शन का बताइए जिसमें कि यह एक स्क्वायर है, यह एक ABCD जो है स्क्वायर है जिसका साइड है 14, तो ABCD का ना 14 है और ये सब मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड दिया हुआ है, ये पूरा 14 दिया हुआ है, तो ये कितना 7, ये कितना 7, ये कितना 7, ठीक है, ये कितना 7। तो इस पोर्शन का सबसे पहले हम क्या करते हैं H और F, यह जो दोनों मिड पॉइंट दिया हुआ है इसको जोड़ देते हैं और इस पोर्शन का एरिया पहले निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि 1 और इसको मान लेते हैं इस ब्लैक वाले को 2, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। सबसे पहले 1 का निकाल के रख लेते हैं, तो एरिया ऑफ 1, ये क्या शेप क्या है, सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई का वैल्यू तो कितना 22/7 इंटू r कितना पूरा का पूरा इस सेमी सर्कल के लिए यह पूरा डायमीटर, तो यहां से यहां तक रेडियस तो 7, तो 7 इंटू 7/2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2, सॉल्व हो गया, 2 11 जा 7 1 जा 7 7 जा 7 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेमी सर्कल का निकल गया। अब इस पोर्शन का निकालने के लिए इस रेक्टेंगल में से, किस रेक्टेंगल CDHF, इस रेक्टेंगल में से इसको और इसको माइनस करेंगे, तो पहले इस एक सेक्टर का निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर,
इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 हम जानते हैं इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे इसको आप क्वाड्रेंट भी समझ सकते हैं क्योंकि ये 90 होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। अदरवाइज यहां पे 90 पुट कर देते हैं, तो 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना 7 इंटू 7, तो 90 4 जा 360 कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 2 11 जा और एक 7 और एक 7 कट गया, तो ये कितना हो गया 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इस ऐसा सेक्टर कौन सा है, एक नहीं दो है, तो दोनों का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ यहां पे लिख लेते हैं चाहिए तो 1 सेक्टर, तो एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स कितना 2 इंटू एक का जो एरिया है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का एरिया है, लेकिन अभी भी ब्लैक का नहीं निकला है मेरा, ये जो पोर्शन है नीचे की तरफ इसका नहीं निकला है। इसका कैसे निकलेगा, इस रेक्टेंगल में से इन दोनों का जो निकला है यहां पे इसको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ कौन सा, यहां पे लिख लेते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं कौन सा CDHF इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना इसका ये पूरा 14, तो 14 इंटू और ब्रेथ कितना 7, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 7 4 जा 28, 2 7 जा 7 और 2 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से इस 2 सेक्टर्स का माइनस करते हैं, तो लिखते हैं एरिया ऑफ पोर्शन 2, एरिया ऑफ पार्ट 2, पार्ट 2 का कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया और माइनस इन दोनों सेक्टर्स का, इस कोने से ये हटा दिया, इस कोने से ये हटा दिया, दोनों का जोड़ के हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, माइनस कर देते हैं 77, ये कितना निकल गया 9 - 7 2 8 - 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन 1 और 2 को जोड़ देते हैं। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये तो सेकेंड पार्ट का 21 और फर्स्ट पार्ट का हमारा यहां पे निकला था 77, ये 77 और ये 21, तो प्लस 77, ये कितना हो गया 7 2 9 7 1 8 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो गया हमारा इसका, सी हो गया इसका ऑप्शन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये जो 5 सर्कल्स हैं पांचों के पांचों कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब सेम ही रेडियस के हैं, विद रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर ईच, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of 2 circles, मतलब यह जो point of intersection और यह जो point of इसे जो ज्वाइन किया तो एक chord जो बना, ठीक है, formed by joining the point of intersection of 2 chord circles is also of length 1 सेंटीमीटर, यानी कि यह जो chord है यह भी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए एक का बना लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन्स, यह एक डॉटेड रीजन है, यह एक डॉटेड रीजन है, यह एक है, यह एक है। अगर मान लीजिए कि हम एक डॉटेड रीजन का निकाल लेते हैं तो इंटू 5 कर देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 रीजन है ऐसे, तो इंटू 4 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक डॉटेड रीजन का कैसे निकालें, तो चलिए इसको फिगर बना लेते हैं साइड में थोड़ा सा। देखिए यह एक सर्कल है और यह एक सर्कल है, तो सबसे पहले तो इसको जोड़ दीजिए और इसको भी जोड़ दीजिए कॉर्ड को। तो एक बात तो क्लियर है, अगर इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो इस सेगमेंट का निकल जाएगा, और इस सेगमेंट को अगर 2 से इंटू कर दें तो ये पूरे डॉटेड रीजन का निकल जाएगा। तो पहले सेगमेंट का निकालना है, तो एक फिगर पहले बड़ा बना लेते हैं। इसका क्या निकालना है समझिए, यह एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना होगा तो समझिए यह 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर, यह हुआ यह और यह 1, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, और यह 1 दिया हुआ है कि कॉर्ड 1 सेंटीमीटर, तो यह इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो यह 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री हुआ तो इस सेक्टर का एरिया कितना, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तब तो ये निकलेगा, तो सेक्टर का एरिया कितना थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया हुआ। सेक्टर का एरिया कितना निकला 60 अपॉन 360 इंटू पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ है तो पाई को पाई ही रखते हैं, आर कितना 1 स्क्वायर, तो 1 ही हुआ। इसको कैंसिल करते हैं, 60 1 जा 60 66 जा पाई अपॉन 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यह सेक्टर का। और ट्राइंगल का एरिया कितना,
एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4। क्यों? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड इसका कितना 1 1 और 1 तो 1 स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो किसका एरिया निकलेगा? इस सेगमेंट का एरिया निकलेगा जो हाफ है, ये इतना, जो हाफ ऑफ दिस रीजन है। तो इसका कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कितना π/6 माइनस √3/4। इतना आ गया π/6 माइनस √3/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एरिया ऑफ सेगमेंट हुआ, यानी कि हाफ रीजन। तो एक का कितना निकला? एरिया ऑफ वन डॉटेड रीजन, एरिया ऑफ वन डॉटेड रीजन इज इक्वल टू कितना? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा 2 है, आधा आधा सेगमेंट का। ये जो सेगमेंट है ऐसा ऐसा 2 है, एक इधर से भी और एक इधर से भी। तो 2 इंटू π/6 माइनस √3/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक डॉटेड रीजन का इतना हुआ। तो ऐसा ऐसा कितना? 1 2 3 4। तो टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन इज इक्वल टू 4 इंटू, यहां जो एरिया निकला है कितना निकला है? 2 इंटू π/6 माइनस √3/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 8 और ब्रैकेट में π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आंसर पाई में ही दिया है तो हमें पाई का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। शुरू से ही पाई पुट कीजिएगा तो वैल्यूज बहुत बड़ा बड़ा आएगा कैलकुलेशन। तो हमारा देखते हैं ऑप्शन कौन सा है? 8 8 8 8 ये रहा और ब्रैकेट में π/6 माइनस √3/4। तो इसका आंसर डी हो गया। ओके, अब करते हैं इसका 38 39 40। 38 में देखते हैं क्या कह रहा है। 38 में कह रहा है कि 2.5 आर द जीरोज ऑफ दिस, यानी कि 38 में अल्फा दिया हुआ है 2, मान लीजिए पहला जीरो, और दूसरा जीरो बीटा मानते हैं 1/2। तो फिर क्या कह रहा है? और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? px² प्लस 5x प्लस r। इसके ये दोनों जीरोज हैं, देन p और r का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है, पहले अल्फा प्लस बीटा दोनों फॉर्मूला लगाते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना? 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू -b/a पुट कीजिए तो माइनस का माइनस और b कितना? 5/a कितना? p। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 2 2 4 4 1 5/2 इज इक्वल टू -5/p। तो p कितना? देयरफॉर p कितना? कैलकुलेशन करते हैं तो चलिए अभी मत ऐसे मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5p इज इक्वल टू 2 इधर आ गया तो -5 इंटू 2 -10, और p कितना? -10/5। तो ये कितना आ गया? -2। p का वैल्यू तो -2 आ गया। अब r निकाल लेते हैं। तो अब निकालते हैं किसी में अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? c/a। अल्फा कितना? 2 और बीटा कितना? 1/2। और c कितना इसमें? r। c कितना है? कांस्टेंट वैल्यू r, यहां पे c है r/a का वैल्यू कितना? x² का कोएफिशिएंट p। ठीक है, अब ये 2 और 2 कट गया तो 1 इज इक्वल टू r/p, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो p इज इक्वल टू r, और r के p कितना था? -2। तो इसका मतलब क्या कि p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2। ये दोनों ही -2 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2। इसका b हो गया आंसर। ओके, अब देखते हैं इसमें 39 करते हैं। 39 में क्या कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इतना, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि एक स्क्वायर जो है इसके अंदर हम रखते हैं, एक स्क्वायर इसके अंदर डालते हैं, या मान लीजिए a b c d, इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस से हम क्या निकाल सकते हैं? सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? 100। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 100। तो r हमारा डायरेक्ट निकल गया कितना? 100/2π, यानी कि 2 कैंसिल कर देंगे तो 50/π। इतना सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? रेडियस आ गया। ठीक है, तो द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, तो यह जो स्क्वायर है इसका साइड कितना होगा? बहुत सिंपल है, इसको जोड़ दीजिए। यह क्या बनेगा? यह जो है डायमीटर वह इसका क्या बनेगा? यही डायमीटर इसका क्या है?
मतलब इसका डायगोनल है, यह जो है इसका डायगोनल जो है वही इसका डायमीटर है। तो BD कितना होगा, रेडियस का 2 गुना, क्योंकि यह डायमीटर है। इसको मान लेते हैं हम x, साइड को xx मान लेते हैं, और यह कितना है BD हमारा कितना आ गया 2r, यानी कि 2 इंटू 50/π, यानी कि 100/π। BD कितना आ गया हमारा 100/π। अब इसको सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यह राइट एंगल ट्राइंगल है, स्क्वायर के सारे एंगल से 90 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। BD कितना 100/π, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 100/π का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 100,000/π स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कितना 2 इधर चला गया, तो 100,000/2π स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो कितना बच गया 50,000, 5000। तो एक्स स्क्वायर अगर इतना तो एक्स कितना, देखिए यहां पे, तो एक्स कितना स्क्वायर रूट ऑफ 5000/π स्क्वायर। अब ऊपर में 5000 को फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 5000 को करके देखते हैं। यहां पे 5000 को यहां पे निकालते हैं, 5000 का निकालते हैं। 10 से पहले बड़ा बड़ा खत्म कर लेते हैं। 10 से कर दिया तो 500, फिर से एक 10 से कर दिया तो 50, और फिर से अब 5 से कर दीजिए, 5 10 जा और 5 2 जा, तो यानी कि इसमें क्या बन गया, इसमें जो है हमारा 2 10 और 2 5 बना, 2 10 और 2 5, तो 10 5 या 50 बाहर आ गया, 50√2 और अपॉन में पाई स्क्वायर, 50√2/π स्क्वायर, पाई स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकल गया ना, 50√2/π, तो 50√2/π किस में है, ये C। इसका आंसर हो गया हमारा C 39 का। ऑलराइट, अब इसमें 40 क्वेश्चन करते हैं। 40th क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस एंड दिस इज, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले देखिए 3x + y इज इक्वल टू 240, 3 लिखा हुआ है पहला, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3x + y को मैं इसको भी 3 का पावर कितना लिख सकता हूं, 3 का पावर, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूं तो 3 का पावर 5 लिख सकता हूं। आप चाहें तो लिख के देखिए, 243 को 3 से कीजिएगा, 243 को 3 से कीजिएगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 27, 3 9, 3 3 और 3 1, 5 बार 3 हुआ, तो देयरफॉर x + y इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। 3 का पावर दिस इक्वल टू 3 का पावर दिस, यानी ऊपर वाला x + y इज इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 243 इसका पावर x - y इज इक्वल टू 3, तो 243 किसका पावर, 3 का पावर 5, और इस पूरे का पावर x - y, यह 3 को लिख सकते हैं हम 3 का पावर 1, तो यह कितना हो गया 3 का पावर 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5x - 5y इज इक्वल टू 3 का पावर 1, यानी कि 5x - 5y इज इक्वल टू पावर बराबर हो जाएगा 1 2, क्योंकि दोनों तरफ बेस में 3 है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन कैसा, तो चेक करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के देखते हैं। तो 1/5, a1/a2 1/5, b1/b2 -1/5, और c1/c2 चेक करने की जरूरत तो अब है ही नहीं। जैसे ही a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं हुआ तो हमें c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, इस तरीके से सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी करेंगे। ओके, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए।